Hello, friends. Once again, welcome to Coding Halt YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में फंक्शंस। फंक्शंस मैं कह दूं कि पूरी सी लैंग्वेज फंक्शंस पे ही बेस्ड है। इसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना कह के फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन सी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सी लैंग्वेज में हमें कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो वो फंक्शंस की हेल्प से ही एग्जीक्यूट होता है या फंक्शन की हेल्प से ही बनता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं प्रोग्राम में, और हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक होता है। ब्लॉक आपको पता होगा, पैरेंथेसिस से जो हम बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस से, उसे ब्लॉक कहते हैं, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। मतलब एक फंक्शन कोई एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एवरी सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शन। हर एक सी प्रोग्राम कलेक्शन होता है फंक्शंस का। सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम में एक ना एक फंक्शन होना ज़रूरी है। बिना फंक्शंस के कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता, भले ही वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो चाहे प्री डिफाइंड फंक्शन हो। प्री डिफाइंड फंक्शंस हम कई पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रिंट एफ हुआ, स्कैन एफ हुआ, ये प्री डिफाइंड है। ये फंक्शंस पहले ही बने हुए हैं हेडर फाइल्स में, और हम बस इनका सिंटैक्स लिखते हैं और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज से हम देखने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि बहुत काम आते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं टर्बो कंपाइलर। ये मैंने ओपन किया है टर्बो कंप। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेन भी एक फंक्शन होता है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सी लैंग्वेज का, क्योंकि हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है। अगर हम प्री प्रोसेसर की बात करें तो प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू करता है, क्योंकि वो मेन को ही समझता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट। यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एक वॉइड। वॉइड होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, रिटर्न टाइप क्या होता है। मैसेज, मैसेज फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट्स, किसी भी फंक्शन को शो करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, मेन फंक्शन के आगे भी स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ब्रैकेट्स का मतलब ही है कि ये चीज़ एक फंक्शन है। हम कभी कीवर्ड्स के आगे ब्रैकेट्स नहीं लगाते, हम हेडर फाइल्स में ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन फंक्शंस के आगे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिनोट करते हैं कि ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन का ब्लॉक, ब्लॉक किसे कहते हैं, इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक, और इसके बीच जो भी स्टेटमेंट लिखा जाए, ये कहलाता है फंक्शन का ब्लॉक। ये हो गया एक फंक्शन का ब्लॉक। जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ये एक फंक्शन और उस फंक्शन का ब्लॉक कहलाएगा। अब इस फंक्शन में हम कुछ लिखते हैं। सपोज हमने लिखा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, हेलो यूज़र, हेलो यूज़र, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। ये फंक्शन हमने लिख लिया, बट इस फंक्शन को हमें मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन की हो गई डेफिनेशन। ये फंक्शन की कहलाती है डेफिनेशन, कि हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, बट इसे यूज़ करने के लिए हमें मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर हम इसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाता हूँ। क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए।
और यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मैसेज। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप आपको नहीं लिखना है, रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, और फंक्शन को कॉल करते वक्त सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त सेमीकोलन नहीं लगाना है, नहीं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और उसके अंदर का ब्लॉक का कोड्स नहीं रीड करेगा। लेकिन कॉल करते टाइम सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। सेमीकोलन ही इसका सिग्नल है कि हाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, और रिटर्न टाइप हम नहीं लिखते हैं। मैसेज गेट सी एच और ये फंक्शन एंड। लेकिन मुझे इस फंक्शन को यहाँ ऊपर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन से पहले, वॉइड मैसेज। सेम जैसे कि हमने फंक्शन डेफिनेशन के टाइम लिखा था वैसे ही ऊपर लिखना है वॉइड मैसेज और सेमीकोलन। ये फंक्शन का हो गया डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हमें हर एक फंक्शन को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, ये डेफिनेशन पार्ट, और ये होता है फंक्शन का कॉलिंग। यहाँ से हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो हर फंक्शन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। हमने इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया और हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट प्रिंट हो गया। लेकिन ये तो हम मेन फंक्शन में लिख के भी कर सकते थे, बट अब देखिए कैसे होता है। मैं यहाँ पे एक और बार लिख दूँ मैसेज, तीसरी बार और लिख दूँ मैसेज, ये पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ताकि हम बता दें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ एक \n लगा देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट, हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। मतलब जितनी बार हमने फंक्शन को कॉल किया उतनी बार ये फंक्शन कॉल हुआ और इसने हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। तो फंक्शन का यूज़ यही है। हम चाहते तो मेन फंक्शन के अंदर भी डायरेक्ट प्रिंट लिख सकते थे, लेकिन हमें 3 बार प्रिंट लिखना पड़ता और 3 बार ये पूरा लिखना पड़ता, हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। तो ऐसा ना लिख के हमने इसका एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को हमने शॉर्ट फॉर्म में कॉल किया। आप फंक्शन का नेम और छोटा भी रख सकते हैं जितना आपको रखना हो। MES में इस फंक्शन का नेम रख सकता हूँ। फंक्शन का नेम उसी से रिलेटेड रखिए जैसा वो फंक्शन काम कर रहा है। अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नाम ऐड रखिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रखिए। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ये वही काम करेगा। हमने डिक्लेरेशन पार्ट में चेंजेस नहीं किए, इसलिए 2 एरर प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए हमें डिक्लेरेशन पार्ट में भी चेंज करना पड़ेगा MES। अब इस प्रोग्राम वैसा ही आउटपुट देगा, हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग। तो ये था फंक्शन का कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस कोड को रीराइट करें, बार बार लिखें। अब यहाँ अगर हमें डिक्लेरेशन नहीं करना है, अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करूं तो मुझे इस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड, सपोज प्रिंट फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड प्रिंट। जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, और इसमें मैं एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, प्रिंट। मैं इसमें मेरा नाम लिख देता हूँ, हेमंत साहू। ये मैंने इसमें मेरा नाम लिख दिया और इसके ब्लॉक को एंड कर दिया। ब्लॉक बनाना फंक्शन का बहुत ज़रूरी है। हम इफ एल्स में अगर एक ही स्टेटमेंट होता है तो ब्लॉक नहीं बनाते, लेकिन फंक्शन में एक स्टेटमेंट हो चाहे 1000 स्टेटमेंट हो, हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। फंक्शन में ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। और आप देखिए मैंने इस फंक्शन को अभी सिर्फ डिफ़ाइन किया है, मतलब ये हो गया इसका डेफिनेशन पार्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ DEF, और इसे हम मेन फंक्शन में कॉल कर देते हैं, कॉल। इसे मैं
कॉल कर रहा हूँ मैसेज फंक्शंस के पहले, और इसमें भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर \n लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हेमंत साहू मेरा नाम फर्स्टली प्रिंट हो रहा है, फिर हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट, और ये 3 बार प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन को जस्ट हेडर फाइल के बाद डिफाइन कर रहे हैं तो हमें फंक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को कहीं और मेन फंक्शन के बाद या किसी एक फंक्शन के बाद डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें इसका डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा जस्ट हेडर फाइल के बाद में। अब देख लेते हैं फंक्शन से जुड़ी कई और इम्पोर्टेंट बातें कि हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। हम बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं। 3 बार printf लिख के हम हेलो यूज़र वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हमने फंक्शंस क्यों बनाया, क्या रीजंस है इसके पीछे, और क्यों सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। खैर वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सी लैंग्वेज में फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम ये बात अब समझते हैं। सपोज कीजिए ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी है, रैम है, और यहाँ हम एक फंक्शन बना चुके हैं। मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया और मेन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन 1 को। मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे और मेन फंक्शन कॉल करेगा फंक्शन 1 को। और सपोज मेन फंक्शन ने अब कॉल किया किसी दूसरे फंक्शन को जो कि है फंक्शन 2। फंक्शन 2 को कॉल किया तो फंक्शन 1 का काम खत्म हो गया। फंक्शन 1 अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा और रैम में स्पेस खाली हो जाएगा। तो फंक्शन का यूज़ होता है मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए। हमारी ज़्यादा मेमोरी खर्च नहीं होती, कम मेमोरी में भी काम हो जाता है। जैसे मेन फंक्शन फंक्शन 1 को कॉल करता है, जी जैसा कि पहले किया था इसने। मेन फंक्शन फंक्शन 1 को कॉल करता है, फंक्शन 1 अपना काम करेगा और इसके बाद मेन फंक्शन फंक्शन 2 को कॉल करेगा, तो फंक्शन 1 अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फंक्शंस। अ सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। एक सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। कितने ही फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन होना ज़रूरी है। मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इफ़ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन। अगर सी प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन होगा, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिर्फ मेन से शुरू होता है। हमारा प्री प्रोसेसर मेन फंक्शन को ही समझता है और वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। इफ़ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन फंक्शन, अगर एक सी प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन होंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि हमने 3 फंक्शन यूज़ करे थे, मेन फंक्शन, मैसेज फंक्शन और प्रिंट फंक्शन, देन ओनली वन ऑफ दीज फंक्शन मस्ट बी मेन। जिसमें से एक फंक्शन मेन होना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही हम अदर फंक्शंस को कॉल करते हैं। अगर हम मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे तो अदर फंक्शंस यूजलेस हैं, वो कॉल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल नहीं होते हैं, उन्हें हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। देयर इज नो लिमिट ऑफ फंक्शन दैट माइट बी प्रेजेंट इन अ सी प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस बनाने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक फंक्शन जरूर होना चाहिए, और वो होना चाहिए मेन फंक्शन। ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल्स मेन। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें वापस टर्बो कंपाइलर पे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। और अब ये जो मैसेज फंक्शन है, मैं इनमें ये वाली प्रिंट एफ में ये लाइन हटा के लिख देता हूँ। ये मैंने एक लाइन इरेज करी और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यू आर इन मैसेज फंक्शन, मैसेज फंक्शन। ऐसे ही प्रिंट फंक्शन में भी लिख देते हैं यू आर इन प्रिंट फंक्शन, यू आर इन प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन।
हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। चलिए, ये मैं तीसरा फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, वॉइड यूज़र के नाम से कर देते हैं, यूज़र। इस फंक्शन की डेफिनेशन है, इसलिए हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। इसमें हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ यू आर इन यूज़र फंक्शन, यूज़र फंक्शन बैकस्लैश न्यू लाइन कैरेक्टर, और ये प्रोग्राम, ये यूज़र फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। क्योंकि हमने ये फंक्शन बाद में बनाया है मेन फंक्शन के, इसलिए हमें इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो हमें अगेन वॉइड यूज़र लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे ऊपर बना रहे होते तो हमें नहीं लिखना पड़ता, लेकिन हमने इसे मेन फंक्शन के बाद बनाया है, इसलिए वॉइड यूज़र हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेयर। अब यहाँ पे मैं तीनों फंक्शंस को अलग अलग कॉल करता हूँ। पहले मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूज़र फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और उसके बाद में मैसेज फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जो कि मैस नाम रखा है हमने जिसका, मैसेज फंक्शन। तो देखिए, पहले कौन सा फंक्शन चला, यू आर इन प्रिंट फंक्शन, फिर यूज़र फंक्शन, फिर मैसेज फंक्शन। मतलब फंक्शंस के चलने का सीक्वेंस वही हुआ जिस हिसाब से आपने यहाँ इसे कॉल किया। पहले प्रिंट फंक्शन कॉल किया तो प्रिंट फंक्शन चला, उसकी मेमोरी रिलीज हो गई। फिर यूज़र फंक्शन चला, फिर उसकी भी मेमोरी रिलीज हो गई। फिर मैसेज फंक्शन चला, और फिर मैसेज फंक्शन की भी मेमोरी रिलीज हो गई। इस इस वजह से फंक्शन की हेल्प से हम मेमोरी का बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि रैम फ्री होती जाती है, फंक्शन अपना काम करके हटते जाते हैं। तो ये था कि फंक्शन कैसे सिक्वेंशियल चलते हैं, जैसे आप उन्हें कॉल करेंगे उसी हिसाब से वो एग्जीक्यूट होंगे। पहले प्रिंट फंक्शन, फिर यूज़र फंक्शन, फिर मैसेज फंक्शन। अगर हम फंक्शन को वॉइड लाके कॉल करें तो क्या होगा, वॉइड मैसेज। एरर नहीं आएगी, एरर कुछ नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यू आर इन प्रिंट फंक्शन, यू आर इन यूज़र फंक्शन, और मैसेज फंक्शन कॉल तो हुआ लेकिन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है नल, कुछ नहीं। तो इसने कुछ नहीं प्रिंट किया, इसलिए हम वॉइड नहीं लगा सकते फंक्शन को कॉल करते टाइम। फंक्शन को कॉल करते टाइम सिर्फ हमें फंक्शन का नाम लिखना है, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने हैं, और सेमी कॉलन फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हर फंक्शन के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। ये हम तीनों इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था फिफ्थ पॉइंट का मीनिंग कि ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड द फंक्शन कॉल्स इन मेन। जिस सीक्वेंस से हम उसे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, उसी सीक्वेंस से प्रत्येक फंक्शन, हर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। यहाँ मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, आई और जे, और यहाँ पे मैंने स्विच की कंडीशन में लिख दिया है आई कॉमा जे। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि यहाँ पे स्विच की कंडीशन में आई मानेंगे या जे, कौन सा चलेगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हेलो यूज़र, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा है स्विच ब्रैकेट में आई कॉमा जे, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर वर्क करेगा, और ब्रैकेट की जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो स्विच की कंडीशन में काम करेगी, वो स्विच की कंडीशन में एज अ एक्सप्रेशन ट्रीट होगी। अगर आप लोगों ने कॉमा ऑपरेटर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम कॉमा ऑपरेटर में ब्रैकेट लगाते हैं तो राइट मोस्ट वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ऐसा ही स्विच की कंडीशन में भी हुआ कि राइट मोस्ट वैल्यू स्विच के एक्सप्रेशन के लिए असाइन हो गई, जिसके कारण जे में वैल्यू 1 रखी थी तो केस 1 हेलो यूज़र भी एग्जीक्यूट हो गया, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, और इसका आउटपुट होगा हेलो यूज़र, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया था तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कोडिंग हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा देखिए इस वीडियो को और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए, तो ये आपके बहुत काम आएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जिनको ज़रूरत है, जो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस बहुत बेसिक से है और मैंने हर एक पॉइंट को डिफाइन किया है। और आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी विजिट करिए, कोडिंग हॉल्ट, फेसबुक अकाउंट, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत पहले ही डल चुका है, और इससे भी कई बेहतर बेहतर प्रोग्राम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोडेड हैं। तो जाइए, विजिट करिए, उसको फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।